प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस की जो क्लास चल रही है और आने वाले समय में जो आपका पेपर है उसी के संदर्भ में हम कुछ बातें पिछली 2 क्लासों से कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एक एडवोकेट के न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य है। आप मेरे जो पीछे वाले वीडियो हैं उसमें डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेपर के हिसाब से आपको अब कुछ बातें बता रहा हूँ कि आपसे यूँ पूछा जा सकता है डिटेल में कि न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य है। ये आपका बड़ा क्वेश्चन हो गया। और छोटे क्वेश्चन की हम बात करें कि एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति किन्हीं 2 कर्तव्यों को बताइए, तो आप उस क्लास में जो हमने ली है पीछे, ठीक है ना, उसके जहाँ पर पूरी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं कि क्या क्या बातें कही गई है। यहाँ पर जो स्पेशली एक क्वेश्चन जो 2 नंबर के लिए भी और 7 नंबर के लिए बन सकता है, वो क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो है कि न्यायालयों में विहित पोशाक में पेश ना, यानी कि एक एडवोकेट के लिए ड्रेस कोड क्या होगा। इस पर आपके पेपर, हम पिछले कई सालों के अगर पेपरों पे चर्चा करें तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एडवोकेट की ड्रेस कोड क्या है। तो आप वापस से ध्यान रखिए कि जो न्यायालय के प्रति कर्तव्य हैं उनके क्रम संख्या 5 पर एक अधिवक्ता के ड्रेस कोड की चर्चा की गई है और दोनों मतलब मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग से बताया गया है कि उनका ड्रेस कोड क्या होगा। तो पुरुष अधिवक्ताओं के लिए हम बात करें, जो मेल एडवोकेट्स हैं, तो उनके ड्रेस कोड को बताया गया है कि काला कोट, अचकन या गाउन। पहली चीज, या तो वो काला कोट पहनेंगे, अचकन पहनेंगे या गाउन। बात नंबर 2, सफ़ेद कमीज होगा, गले पर सफ़ेद पट्टी यानी कि वाइट बैंड। नए अधिवक्ता सफ़ेद बैंड की जगह काली टाई भी पहन सकते हैं। और लंबी सफ़ेद, काली या भूरी पैंट या धोती, ये क्या होगा, पहना जाएगा। यानी कि एक जो मेल एडवोकेट होगा उसकी जो ड्रेस कोड होगी, काला कोट हो, अचकन हो, गाउन हो, सफ़ेद कमीज, गले में सफ़ेद पट्टी यानी कि वाइट बैंड, सफ़ेद पैंट, काली पैंट, भूरी पैंट या धोती, ये होगा। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी कोई अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेश होगा तो उनके लिए गाउन पहनना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। और अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों में गाउन का पहनना वैकल्पिक होगा। यानी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपेयर हो रहे हैं तो आपको गाउन पहनना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसी प्रकार अगर हम महिला अधिवक्ता यानी कि फीमेल एडवोकेट्स की बात करें तो वह काला जैकेट, काला कोट या गाउन होगा, सफ़ेद ब्लाउज होगा, सफ़ेद साड़ी होगी, पंजाबी चूड़ीदार सफ़ेद कुर्ता, सलवार सूट व दुपट्टा, वही गले में वाइट बैंड, ठीक है ना। ये एक महिला जो वकील होंगी उनका ड्रेस कोड होगा काला जैकेट, कोट या गाउन, सफ़ेद ब्लाउज, सफ़ेद साड़ी, पंजाबी चूड़ीदार सफ़ेद कुर्ता, सलवार और दुपट्टा, ये चीज़ें आएगी। अब एक स्पेशली बात सामने जो हमारे आ रही है कि साहब काले और सफ़ेद रंग का ही यहाँ पर चयन क्यों किया गया। तो काले रंग का चयन इसलिए किया गया कि काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। आप अपनी सामान्य ज़िंदगी में देख लेना, अगर आपको आज ये बात नहीं लग रही हो कि आप काला पेंट कीजिए और उसके ऊपर कोई भी पेंट दूसरा कीजिए, आप चाहे वो रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको वो रेड, ब्लू, ग्रीन नज़र आएगा ही नहीं। तो इसीलिए काला रंग इसलिए रखा गया कि काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। उसी तरह अधिवक्ता के विचारों को कोई अवैध या अनुचित साधनों से प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए काले रंग का चयन किया गया। और सफ़ेद पट्टी का उद्देश्य है न्याय सफ़ेद रंग की तरह साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए। इसलिए इन 2 विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, ड्रेस कोड का निर्माण किया गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपरों में कई बार पूछा गया है, जो आपको कहाँ पर मिलेगा, एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट में हमने जो चर्चा की थी वहाँ से आप इस पर और ज़्यादा गहन अध्ययन कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो लीगल प्रोफेशन है उसको गवर्न करने वाला कौन है, यानी कि विधि व्यवसाय को जो गवर्न करेगा, विनियमित करने वाली संस्था हम बात करें तो वह है विधिक परिषदें।
और हम विधिक परिषदों की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह क्या करता है, लीगल प्रोफेशन को गवर्न करता है। हमने अपनी शुरू की क्लास में चर्चा की थी कि जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को गवर्न करने के लिए एक गवर्निंग बॉडी या एक संस्था होती है। जैसे हमने बात की थी कि अगर डॉक्टरी की बात करें, डॉक्टरी पेशे की, तो वहाँ पर मेडिकल काउंसिल बनी हुई है, ठीक है ना। वह सीए की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की काउंसिल्स बनी हुई है, वह उनको गवर्न करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लीगल प्रोफेशन की बात करें तो लीगल प्रोफेशन को गवर्न करने वाली जो इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पर आ गई वह हो गई भारतीय विधिक परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एक क्वेश्चन मैंने पिछले पेपर देखे हैं तो वहाँ पर लिखा है कि गवर्न करने वाली बॉडी कौन सी होगी, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमने खूब डिटेल में चर्चा की, आप फिर से पीछे की क्लास के यूट्यूब मेरा जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं कि बार काउंसिल का गठन, शक्तियाँ, इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 जो है वह क्या करता है, बार काउंसिल्स की बात करता है कि सेक्शन 2D जो था हमारा कि विधिक परिषद से तात्पर्य ऐसी विधिक परिषदों से है जिसका गठन इस अधिनियम के अधीन किया गया है। बार काउंसिल्स का मीनिंग क्या हो गया, विधिक परिषदों से तात्पर्य क्या हो गया कि जिनका गठन इस अधिनियम के अधीन किया गया है। और इस अधिनियम के अधीन दो प्रकार की परिषदों का गठन किया गया है, हमने चर्चा की थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ गई कि सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर एक छोटा क्वेश्चन, डिटेल आप वहाँ पर चले जाइए कि गठन किस प्रकार से होता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो गठन है वो सेक्शन 4 में बताया गया है कि उसमें एक पदेन सदस्य होगा, ठीक है ना, और निर्वाचित सदस्य होंगे। दो प्रकार के सदस्यों से, एक्स ऑफिशियो मेंबर और इलेक्टेड मेंबर्स, इन दो को मिलाकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन होगा। जो पदेन सदस्य होंगे उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होंगे, उसके पदेन सदस्य होंगे। अब फिर एक 2 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर चर्चा हो रही है कि सब पदेन सदस्य से क्या तात्पर्य है। पदेन सदस्य का अर्थ है जो व्यक्ति उस समय उस पद को धारण करता है वह स्वतः ही क्या हो जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हो जाता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी कि कोई व्यक्ति विशेष उसका सदस्य नहीं है, वह जो पद है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, तो वो रामलाल श्यामलाल कोई हो तो वो रामलाल श्यामलाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं है, बल्कि वो जो पद है इसलिए लिखा हुआ है एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पदेन सदस्य से आपका क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य होगा कि जो व्यक्ति उस विशेष पद को धारण करने के आधार पर किसी पद को धारण करता है या उसका सदस्य बनता है वो होगा। और दूसरा हो गया निर्वाचित सदस्य। अब फिर यहाँ पर एक जो क्वेश्चन 7 नंबर में और 2 नंबर दोनों में बन सकता है कि सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके कार्य बताइए, कोई 2 कार्य बताइए, या 7 नंबर में आपसे सीधा पूछ लिया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो डिटेल में हमारे पास है, आज हम बात क्रैश क्रॉस की तरह कर रहे हैं कि क्या पूछा जा सकता है। तो अधिवक्ताओं के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट या शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करना ये सबसे बड़ा कार्य है। कोड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडर्ड तय करना, यानी कि एक लीगल प्रोफेशन में अधिवक्ताओं के को किन स्टैंडर्ड्स को मानना होगा, किन मानकों के अधीन अपना कार्य करना होगा, उसका निर्धारण करता है, सबसे बड़ा काम। फिर अनुशासन समिति यानी कि जो डिसिप्लिनरी कमेटीज है वह कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। फिर अधिवक्ताओं के क्या अधिकार और विशेषाधिकार होंगे उनको तय करेगी। जो लीगल प्रोफेशन है, जो विधिक शिक्षा है, उसको प्रमोट और सपोर्ट करना और लॉ रिफॉर्म्स लाना। फिर राज्य विधिक परिषद के द्वारा जो उनको मामले रेफर्ड किए गए हैं, यानी कि स्टेट बार काउंसिल जिन मामलों को रेफर कर देती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, उनका निपटारा करना। स्टेट बार काउंसिल का इंस्पेक्शन सुपरविजन करना। विधि शिक्षा को आगे बढ़ाना और उसके लिए स्टैंडर्ड्स तय करना। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना। सेमिनार्स का आयोजन करना। विभिन्न प्रकार के फंड्स को बनाए रखना। अपने सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था करना और अन्य कोई कार्य। ये आपके बताया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या कार्य होंगे। तो आज हमने कई क्वेश्चंस की ऊपर चर्चा की। कल हम नई क्लास में फिर पेपर से पहले जितना कर सकते हैं अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।